सेरेनिटी कहानी शुरू होती है और हम जोनस को देखते हैं। जोनस के पास एक बोट होती है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक होता है। जोनस प्लाईमाउथ नाम के एक द्वीप पर रहता है। पैसे कमाने के लिए वो अक्सर कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता। जोनस उनके लिए रॉड सेट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में जोनस को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी जोनस और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ है जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आती है तो जोनस अपने क्लाइंट को रॉड देने से मना कर देता है, क्योंकि जोनस काफी समय से खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती अगर वो रॉड न देता, जिससे वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जोनस उन्हें चाकू दिखाकर शांत कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे, लेकिन जोनस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ड्यूक बहुत निराश था, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। जोनस उससे वादा करता है कि वो उसे पैसे दे देगा। इसके बाद वो अपनी दोस्त डायना से मिलने जाता है। डायना उसे कुछ पैसे देती है। जब वो उसके साथ समय बिताता है तो जोनस उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल जोनस चाहता था कि वो ड्यूक को जाने दे, ताकि वो किसी ऐसी जगह काम कर सके जहाँ उसे अच्छे पैसे मिल सके। इसके बाद वो एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता होती है। ऐसा क्यों, तो ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो जोनस कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वो ड्यूक को पैसे देने जाता है और बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं, तो जोनस बताता है कि हम अकेले जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को जोनस जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो डिवोर्स के बाद अब उसकी पत्नी के पास था। उसे भी अपने पिता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वो ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में जाता है और पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिलती, जिससे जोनस बहुत निराश होता है। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए एक बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। पर दरअसल जोनस ने ये जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन जोनस उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहाँ कैरिन आती है, जो जोनस की एक्स वाइफ है। जोनस जानता था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जोनस पहले आर्मी में था, किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। कैरिन कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल जोनस से डिवोर्स लेने के बाद कैरिन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरिन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। जोनस उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरिन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है, उसे ये सब सुनना ना पड़े, इसीलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स का कहना है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन अब वो बहुत चुप चुप रहता है। जोनस कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो, तो कैरिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा और इसीलिए वो यहाँ आई थी। दरअसल वो चाहती थी कि वो और जोनस मिलकर फ्रैंक को मार दें। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और इस काम के लिए वो उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन जोनस इस पर मना कर देता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरिन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी जोनस को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से जोनस पर नजर रख रहा था, लेकिन वो जोनस से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब जोनस समुद्र में नहाने जाता है तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई देता है। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरिन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं, जो अपने कमरे में था, यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर उधर कैरन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरन रुकी थी। उसे देखकर कैरन घबरा जाती है, क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरन को परेशान करता है। अगले दिन जोनस एक लोकल शॉप से फिशिंग का सामान लेने जाता है। तब वहाँ काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वो 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरन के मुंह से आवाज
पास तक नहीं निकली। जोनस इस बारे में बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। बोट के पास आने पर वो देखता है कि फ्रैंक कैरिन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है कि मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। जोनस कहता है कि मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है कि इस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन जोनस फिर भी इसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है कि हर आदमी की कोई कीमत होती है, मैं कल यहाँ आऊंगा और तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी जोनस को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी जोनस उसकी बातें सुने बिना वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है कि मैं 20 सेकंड लेट हो गया। बाद में जोनस एक मछली बेचने जाता है, जहाँ कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन जोनस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वो डायना के बिल्ली को देने जाता है जो गुम हो गई थी। डायना कहती है कि मैंने सुना कि कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आता है। वो कहता है कि फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने वाला है, मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर की फीस भरनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। पर जोनस मना करता है तो ड्यूक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब जोनस ड्यूक की मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में कैरिन फिर से जोनस से मिलने आती है। जोनस कहता है कि मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। तो कैरिन कहती है कि वो मुझे और पैट्रिक को मार देगा, मैं जानती हूँ कि तुम उससे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जोनस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर बाद में जब वो और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो जोनस अपने दिल की बात कह देता है कि उससे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान जोनस फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं, तो फ्रैंक कहता है कि मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ टीचर कहते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन वो पूरा दिन एक गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। जोनस पूछता है कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, तो फ्रैंक कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। ये सुनकर जोनस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं। खैर वापस आने के बाद जोनस कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। कैरिन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो जोनस को फिर से ऑफर करती है कि वो फ्रैंक को मार दे। कैरिन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर जोनस सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो जोनस से पूछता है क्या तुम लोगों को जानते हो, तो जोनस कहता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था, वहाँ से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को जोनस कैरिन से मिलता है और अब वो इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो फ्रैंक को मारेगा, उसे बस पैसे चाहिए। वो ये सब प्यार के लिए नहीं कर रहा। जब जोनस घर आता है तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आता है जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा है। वो वही डिवाइस लेकर आया था जिससे जोनस उस टूना मछली को पकड़ सकता है, जिसे पकड़ने का सपना जोनस बहुत समय से देख रहा है, और ये डिवाइस वो जोनस को फ्री में देने वाला था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूँ। ये सुनकर जोनस को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है, इसीलिए वो उसे धमकाता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। तब वो आदमी रीड बताता है कि असल में ये सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं, तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस टूना मछली को पकड़ना है। जोनस को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। उसे याद ही नहीं था कि वो कब यहाँ आया और कितने समय से यहाँ है। वैसे यहाँ हम ये जान जाते हैं कि ये खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, लेकिन किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है, यानी जिसने ये गेम बनाया है शायद वो चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो, लेकिन मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है, इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वो नियम क्यों बदल रहा है। जोनस को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह जोनस महसूस करता है कि वो अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वो किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। वो याद
करने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस द्वीप पर आया क्यों, लेकिन उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि ये सब सच नहीं है। वो खुद से बातें कर रहा था, तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वो कहता है कि आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। इस पर जोनस हंसने लगता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले और अब ये गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। जोनस वहाँ से चला जाता है। अपना शक दूर करने के लिए वो स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो हमेशा बात को बदल देता है। फिर जोनस फोन करके ये पता करने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिलता है कि रीड असली है। सबसे तंग आकर जोनस बार में जाता है ताकि वो ड्रिंक कर सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है कि क्या आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, टूरिस्ट को मत लेकर जाना। वे हमेशा तंग करते हैं, यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को ना मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कैरिन की आंख खुलती है तो वो फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाती है। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल ये काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक जोनस से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से जोनस को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरिन फ्रैंक को मना लेती है कि वो फिशिंग पर जाए। अब वो समुद्र के किनारे निराश होकर बैठा होता है। तभी रीड उसके पास आता है। जोनस कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या वो पागल तो नहीं हो चुका। रीड कहता है कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। तो जोनस कहता है कि हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने एक गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरिन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस पर जोनस भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वो अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसीलिए उसने गेम में जोनस को सोचने की इजाजत दी ताकि जोनस अपने दिल की सुने और जो उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन जोनस की सोच बदलने लगी थी। खैर जोनस बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरिन पहले से ही मौजूद थे। जोनस फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरिन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसन भी है जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था, लेकिन अंत में जब जोनस रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा देता है तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी जोनस का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है और हम समझ पाते हैं कि जोनस की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वो तो बस पैट्रिक के ख्याल हैं। खैर इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि कैरिन जोनस को अलविदा कहती है, लेकिन जोनस में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। जोनस जानता था कि वो बस एक गेम है। तब कैरिन रोते हुए कहती है कि कभी न कभी तुम उससे जरूर मिलोगे। तभी कैरिन वहां से गायब हो जाती है और जोनस के पास एक फोन पर कॉल आता है। कॉल के दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर जोनस भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो जोनस उसे समझाता है कि तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है कि मैं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। जोनस बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद जोनस देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वो जोनस से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर जोनस बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।